स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर हम इतिहास की ओर देखें तो हर सदी में किसी न किसी कॉन्टिनेंट का राइज या डोमिनेंस देखने को मिला है। फिर चाहे बात 17th और 18th सेंचुरी के यूरोपियन कॉलोनिज्म की हो या 20th सेंचुरी के अमेरिकन हेजेमनी की, दुनिया में पावर या कंट्रोल का तराजू किसी की तरफ झुका जरूर नजर आया है। 19th या 20th सेंचुरी की तरह आज कुछ एक्सपर्ट्स 21st सेंचुरी को एशियन सुप्रीमेसी की सेंचुरी बताते हैं। यानी सत्ता का जो तराजू 18th सेंचुरी में यूरोपियन कॉन्टिनेंट पर केंद्रित था, वो 20th सेंचुरी में नॉर्थ अमेरिका और अब 21st सेंचुरी में एशिया की ओर झुका हुआ है। लेकिन दुनिया का एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां आज तक इस तराजू की सुई ने अपना रुख नहीं किया, और वो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। दोस्तों, आज भी अफ्रीका डार्क कॉन्टिनेंट के अपने लेवल से उभर नहीं पाया है, और ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज कई मामलों में दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से काफी पीछे रह गई हैं। ऊपर से अफ्रीका की सबसे बड़ी इमेज प्रॉब्लम ये रही है कि वेस्ट उसे हमेशा एक ट्रैजिक स्टोरी की तरह देखता आया है, जहां कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के प्रॉब्लम्स को जनरलाइज कर उनके थ्रू अफ्रीका जैसे एक वास्ट और डाइवर्स कंट्री को डिफाइन किया जाता है। लेकिन बावजूद इसके जो सवाल रह जाता है वो ये कि क्यों आज तक ज्यादातर अफ्रीकन नेशंस पॉवर्टी, अंडर डेवलपमेंट और इंस्टेबिलिटी के शैडो से बाहर नहीं आ पाए हैं, खासकर जब उन्हें डीकोलोनाइज हुए कई साल गुजर चुके हैं। यही नहीं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट गोल्ड, डायमंड, ऑयल, कॉल्टन, बॉक्साइट, यूरेनियम, आयरन ओर और कई दूसरे वैल्यूएबल रिसोर्सेज से भरे हुए हैं। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज का ये अबंडेंट सप्लाई ऑर्डिनरी अफ्रीकन्स के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर पाया है। वैसे तो अफ्रीका में कॉलोनिज्म खत्म हुए 5 दशक हो चुके हैं, लेकिन आज भी अफ्रीकन गवर्नमेंट्स बैकवर्डनेस के इस कर्ज को ओवरकम नहीं कर पा रही हैं, बावजूद इसके कि अफ्रीका आज दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉन्टिनेंट है, जिसकी जीडीपी 2023 तक 6% एनुअली ग्रो करती आई है। वैसे तो नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट जैसी कंट्रीज रिलेटिव वेल्थ एंजॉय करते हैं, लेकिन इस कॉन्टिनेंट में आज दुनिया के सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज पाई जाती हैं। तो आखिर क्या वजह है कि यूरोप, अमेरिका या एशिया के साथ इस कॉन्टिनेंट रेस में अफ्रीका इतना पीछे छूट गया है? तो आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम अफ्रीका के अंडर डेवलपमेंट और बैकवर्डनेस से जुड़े ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ अब सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। इसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी, और साथ में आपको मिलेंगे यूपीएससी की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 14 जनवरी इवनिंग 7 PM से हो रही है। आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे, और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अफ्रीका के बैकवर्डनेस के पीछे उसके इतिहास का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। एक ऐसा इतिहास जो एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस की बुनियाद पर खड़ा किया गया था। दरअसल 1400s के दौरान पोर्टुगीज पहले यूरोपियंस थे जो अफ्रीकन स्लेव लेबर्स को साओ टोमे में अपने शुगर प्लांटेशंस के लिए इस्तेमाल करने लगे। इसी बारबैरिक एंड डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस के थ्रू यूरोप अपने अर्ली ग्लोबलाइजेशन और कॉलोनियल प्रोजेक्ट्स फंड करता रहा, जिसने अफ्रीकन्स के सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल जीवन को तबाह करके रख दिया। लेकिन डीकोलोनाइज होने के बाद भी अफ्रीका की किस्मत वेस्टर्न पावर्स के द्वारा ही डिटरमाइंड होती रही। पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीका कोल्ड वॉर की चपेट में आ चुका था, जब अमेरिका और सोवियत रशिया आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस के लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को अपना प्रॉक्सी बना रहे थे। यही नहीं, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज के चलते अफ्रीकन कंट्रीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की मोहताज हो गई हैं। इन कॉर्पोरेशन का साइज मोस्ट अफ्रीकन इकोनॉमीज के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, जिसके दम पे वो अपनी मनमानी करने लगे, और अपने फाइनेंशियल क्लाउड के चलते वो कानून के हाथों से भी बच के निकल जाते हैं। कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि रिसोर्स फ्लोज में जितना अफ्रीका एड, इन्वेस्टमेंट और रेमिटेंसेस से कमाता है, उससे कहीं ज्यादा लॉसेस झेलता है।
ऑनेस्ट अकाउंट्स 2017 के मुताबिक अफ्रीका में आने वाली एड का लगभग 3 गुना से ज्यादा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस द्वारा अफ्रीका से बाहर निकाला गया था। अपने टैक्सेस रिड्यूस करने के लिए इन कंपनीज ने डेलिबरेटली अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वैल्यूज को मिस रिपोर्ट किया। इन इलीगल फाइनेंशियल फ्लोज के अलावा भी ब्रेन ड्रेन, डेट सर्विसिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज के चलते अफ्रीका पूरे दुनिया का नेट क्रेडिटर बन चुका है। चाहे अनफेयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉज हों या ऐसे ट्रेड डील्स जो अफ्रीकन कंट्रीज को वेल्दी वर्ल्ड के सरप्लस प्रोडक्शन का मार्केट बनाता हो, ये कॉन्टिनेंट एक अनइक्वल इंटरनेशनल सिस्टम का जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, जब अफ्रीका का जिक्र आता है तो हम तुरंत एक ऐसे रीजन के बारे में सोचने लगते हैं जहां करप्शन, ऑथोरिटेरियनिज्म और वायलेंस राज करता हो। वैसे तो ये परसेप्शन उतना गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए अफ्रीकन कल्चर को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। दरअसल सदियों से वेस्टर्न पावर्स अफ्रीकन कल्चरल सिस्टम्स को सब्जुगेट करते रहे हैं। इसका इम्पैक्ट अफ्रीकन लाइफ और खासकर गवर्नेंस सिस्टम पे काफी नेगेटिव रहा। 1884 से 1885 तक चलने वाले बर्लिन कॉन्फ्रेंस में यूरोपियन पावर्स ने बिना लोकल कॉन्टेक्स्ट और कल्चर्स को समझे अफ्रीका को आपस में टेरिटोरियली डिवाइड कर लिया था। नतीजा ये हुआ कि कई बड़े एथनिक ग्रुप्स टूट गए और कुछ ग्रुप्स को एक साथ मिलकर एक नए स्टेट बनने पे मजबूर किया गया। साथ ही कॉलोनियल पावर्स ने रेशियल डिफरेंस पे बेस्ड एक क्लास सिस्टम भी स्टैब्लिश किए, जिसके चलते सोशल टेंशंस और भी बढ़ गईं। तब से लेकर आज तक ये एथनिक डिवीजन्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को चैलेंज करते आए हैं, जिससे डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुई है। और गौर करने वाली बात यह है कि अफ्रीका में डेमोक्रेसी को अक्सर मल्टी पार्टी इलेक्शंस के साथ इक्वेट किया जाता है, बावजूद इसके कि आम जनता का वोट लगातार साइड लाइन होता रहता है। यही नहीं, हिपोक्रेसी की बात यह है कि वर्ल्ड बैंक और वेस्टर्न डोनर्स जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करते रहते हैं, वही गरीब अफ्रीकन कंट्रीज के साथ अपने ऑटोक्रेटिक रिलेशन को मेंटेन करते आए हैं। उनके न्यू लिबरल रिफॉर्म्स के चलते अफ्रीका आज भी पॉवर्टी के चंगुल से बच नहीं पाया है। इंडिपेंडेंस के बाद बीत चुके आधी सदी में जहां कुछ अफ्रीकन इकोनॉमीज का साइज बढ़ता गया और गवर्नेंस भी कुछ हद तक इंप्रूव हुई है, वहीं डेमोक्रेसी कंसिस्टेंटली वीकन होती रही है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सेफ्टी और रूल ऑफ लॉ के चलते अफ्रीका आज भी पॉपुलर इमेजिनेशन में एक प्रिमिटिव और बैकवर्ड कॉन्टिनेंट बना हुआ है। अब साउथ सुडान को ही ले लीजिए। ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी का मेंबर होने के बावजूद कई रीजंस की वजह से वो इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करने में नाकामयाब रहे। ऑयल रिच ये देश अपने नदन पड़ोसी सुडान से एक लंबे लिबरेशन वॉर के बाद 2011 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के उभरा, पर इंस्टेबिलिटी का दौर चलता रहा और 2 साल बाद साउथ सुडान अपने सिविल वॉर से बिखरता हुआ नजर आया। दरअसल इस सिविल वॉर का पूरा मसला 2 ग्रुप के पावर टसल को लेकर है। एक ग्रुप था जो प्रेसिडेंट सलावा किर के लॉयलिस्ट थे और दूसरा ग्रुप था जो उनके एक्स डिप्टी प्रेसिडेंट रिक मचर के सपोर्टर्स थे। वैसे तो 2023 तक साउथ सुडान को इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करने थे, लेकिन किर के ट्रांजिशनल गवर्नमेंट ने अपने टेन्योर को 2 साल और एक्सटेंड कर दिया। इसका मतलब है कि अब 2024 से पहले कोई भी इलेक्शन होने के चांसेस नहीं है। अफ्रीका का ये कमजोर पॉलिटिकल सिस्टम उसके इंस्टेबिलिटी को और भी बढ़ावा देता है। दोस्तों, अफ्रीका में लैक ऑफ डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा कंसिक्वेंस है वहां की अनएंडिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जहां कभी कभी सीवियर एपिसोड्स ऑफ वायलेंस देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पे नाइजीरिया और बोको हरम के बीच कॉन्फ्लिक्ट को ही ले लीजिए। बोको हरम एक इस्लामिक सेक्ट है जिसका मानना है कि नदर्न नाइजीरिया के पॉलिटिक्स को एक ग्रुप ऑफ करप्ट और फॉल्स मुस्लिम्स कंट्रोल करते हैं। शरिया लॉ के अंडर एक प्योर इस्लामिक स्टेट स्टैब्लिश करने का लक्ष्य लिए बोको हरम ने इस ग्रुप के साथ फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया के खिलाफ जंग छेड़ दी। अगस्त 2011 से वो लगातार नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया में बॉम्ब ब्लास्ट और अटैक्स कर रहा है। बीते साल यानी 2022 में खासकर कुछ हॉरिफाइंग एपिसोड्स देखने को मिले। 28 मार्च को बोको हरम टेररिस्ट ने अबुजा से कड़ना जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन को अटैक किया, जहां कुछ पैसेंजर्स को मार दिया गया और मेजॉरिटी को अबडक्ट कर लिया गया। आज इस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का वायलेंस साउथ नाइजीरिया तक सीमित नहीं है, उनकी तबाही आज पूरे देश में फैल चुकी है। दरअसल 1 अक्टूबर 1960 में इंडिपेंडेंस गेन करने के बाद नाइजीरिया के लिए अपनी डेमोक्रेसी को मेंटेन करना किसी स्ट्रगल से कम नहीं रहा। 1999 में पहली बार हुए इलेक्शन के चलते एक ऑप्टिमिज्म देखने को मिला, क्योंकि ये मिलिट्री कू और आर्मी जनरल्स के रूल से एक वेलकम ब्रेक था। लेकिन सक्सेसिव सालों में कंडक्ट होते रहे जनरल इलेक्शंस के बावजूद नाइजीरिया पुअर लीडरशिप प्रॉब्लम से जूझता रहा। इसके चलते इंस्टीट्यूशंस वीकन होते रहे, इसके कारण पुअर गवर्नेंस, करप्शन और इनसिक्योरिटी जैसे प्रॉब्लम्स पनपते रहे। इनफैक्ट नाइजीरिया को दुनिया के सबसे करप्ट कंट्रीज में से एक माना जाता रहा है।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल परसेप्शन इंडेक्स में 180 कंट्रीज में नाइजीरिया की पोजीशन 154th है। यहाँ के रूलिंग एलिट्स अक्सर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को क्रोनीज के लिए रिजर्व करके रखते हैं, बिना किसी ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए या फिर मेरिट को कंसीडर किए। साथ ही रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी काफी वीक है। ऐसे में बोको हराम का सिक्योरिटी थ्रेट नाइजीरिया को और भी वल्नरेबल बनाता आया है। यही नहीं, बोको हराम से इंस्पायर्ड होकर आज कई सेल्फ डिटर्मिनेशन ग्रुप्स भी नाइजीरिया स्टेट के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं। दोस्तों, वेस्ट अफ्रीका से चलते हैं ईस्ट अफ्रीका की तरफ, जहां ऐसे ही इंस्टेबिलिटी और वायलेंस का सिलसिला चालू है। 2021 के एंड तक ये रीजन युगांडा और रवांडा के बीच डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ का शिकार बना रहा है। इसके चलते रवांडा ने 2019 में अपने गेटूना बॉर्डर को क्लोज कर दिया। ये बॉर्डर ईस्ट अफ्रीकन रीजन का सबसे कमर्शियली क्रिटिकल क्रॉसिंग है, जो उस रीजन के कई इंपॉर्टेंट शहरों को जोड़ता है। जाहिर सी बात है कि इस बॉर्डर का शटडाउन इकोनॉमिकली काफी महंगा पड़ा। वैसे तो रवांडा ने अब ये बॉर्डर रीओपन कर दिया है, लेकिन 3 साल के इस डेडलॉक के चलते डिस्ट्रस्ट का माहौल बना हुआ है और ये डर भी है कि फिर से इसे क्लोज कर दिया जा सकता है। दरअसल युगांडा के प्रेसिडेंट योवेरी मुसेवेनी और रवांडा के प्रेसिडेंट पॉल कगामे एक 1980s और 90s के दौरान क्लोज अलाइज हुआ करते थे, लेकिन 1998 और 2003 के बीच हुए सेकेंड कॉन्गो वॉर के समय कॉन्गोलीज रिसोर्सेज और उनके मैनेजमेंट को लेकर इन दो लीडर्स में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है। 2019 में एक यूएन रिपोर्ट में पाया गया कि युगांडा रवांडा आर्म्ड डिसिडेंट्स को पनाह दे रहा था, जो युगांडा को डिस्टेबलाइज करने में तुले हुए थे। इसके अलावा इन दोनों देशों के बीच एयर ट्रैफिक राइट्स, स्टैंडर्ड गेज रेलवे कंस्ट्रक्शन और कई एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लेकर विवाद भी गहरा है। इनफैक्ट मुसेवेनी और कगामे का म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट इतना इंटेंस है कि 20 साल से भी ज्यादा चलने वाली इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई भी लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन सामने नहीं दिख रहा है। ऐसे ही कई और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो अफ्रीका के डेवलपमेंट में रोड ब्लॉक्स बने हुए हैं। और जब बात ऐसी इंस्टेबिलिटी की हो तो इसका पहला शिकार होती है शिक्षा। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को फाइट करने का सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है एजुकेशन, जिसके थ्रू एक सस्टेन्ड इकोनॉमी की नींव रखी जा सकती है। अफ्रीका में और खासकर उसके अर्बन एरियाज में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। सब सहारन अफ्रीका में लगभग 33 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते और इनमें से 18 मिलियन गर्ल चाइल्ड हैं। और जो बच्चे प्राइमरी स्कूल स्टार्ट भी करते हैं उनमें से सिर्फ 2/3 ही प्राइमरी स्कूल के फाइनल ग्रेड तक पहुंच पाते हैं। वैसे तो बीते कुछ सालों में अफ्रीका का लिटरेसी रेट सब्सटेंशियली इंप्रूव कर पाया है, लेकिन अभी भी 15 साल के ऊपर 40% अफ्रीकन्स और 25 साल के ऊपर 50% औरतें फॉर्मल एजुकेशन में शिक्षित नहीं हैं। और इस हालत के लिए जितना एक अनहेल्दी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिम्मेदार है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। यूनाइटेड नेशंस एनुअल रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट के मुताबिक 2018 में माली में चल रहे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के चलते हजारों स्कूल्स बंद हो गए और जिसका इम्पैक्ट करीब 2.5 लाख स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ा। इनफैक्ट आर्म ग्रुप्स डेलिबरेटली स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट और एनजीओज एजुकेशन में इन्वेस्ट करते रहे तो वो कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वायलेंस को बनाए रखने के लिए बोको हरम यूजुअली नाइजीरियन स्कूल्स को टारगेट करता है। ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स का यह भी मानना है कि इन स्कूल्स में दिए जा रहे वेस्टर्न एजुकेशन के चलते उनके कल्चर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। यही नहीं, स्कूल ना जाने वाले ज्यादातर बच्चे इन आर्म्ड ग्रुप्स द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं और इस तरह कॉन्फ्लिक्ट का साइकिल चलता रहता है। लड़कियों के लिए खासकर ये एक डेंजरस सिचुएशन है, जहां वो या तो जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार होती हैं या फिर चाइल्ड मैरिज का। सालों से अफ्रीका के सक्सेसिव जनरेशन इसी तरह लैक ऑफ एजुकेशन से जूझते आ रहे हैं और खासकर अडल्ट लिटरेसी के चलते अनस्किल्ड वर्कफोर्स का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। अफ्रीका के अंडर डेवलपमेंट और पॉवर्टी के पीछे ये एक मेजर रीजन है और जहां एजुकेशन और स्किल की कमी हो वहां नेचुरली इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस भी वीक होगा। दोस्तों, अगर हम एशिया और अफ्रीका की तरफ देखें तो हमें स्ट्रॉन्ग प्रोटो इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी, यानी स्किल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन जैसे टेक्सटाइल्स, पॉटरी, फर्नीचर और दूसरे रूरल हैंडीक्राफ्ट। इकोनॉमिक प्रोसेस इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्रूशल था। इसके अलावा कई अर्ली इंडस्ट्रियलिस्ट ने स्ट्रॉन्ग स्टेट्स का फायदा उठाया और इतने पावरफुल बन गए कि वो डोमेस्टिक लेबर कॉस्ट को सप्रेस कर ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते थे। इसी क्रूशियल जियोपॉलिटिकल पावर की बदौलत वो यूरोपियन कॉलोनीज जैसे फॉरेन कंज्यूमर मार्केट्स को एक्सेस करने लगे और पाम ऑयल, कॉटन, रबर या मिनरल्स जैसे रॉ मटेरियल्स को लो प्राइसेस में एक्सट्रैक्ट करने लगे। लेकिन अफ्रीका का प्रोटो इंडस्ट्रियल बेस कभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया, जिसके चलते इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस हैम्पर होता गया। साथ ही ना ही अफ्रीका के पास वो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कभी था जिससे वो इंटरनेशनल ट्रेड के टर्म्स को डिटरमाइन कर सके। दुनिया भर में जहां कंट्रीज अपने आप
को इंडस्ट्रियलाइज करने के एफर्ट्स में लगे हुए हैं, वहीं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में अफ्रीका का शेयर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। मैन्युफैक्चरिंग के बगैर प्रोडक्टिव जॉब्स, बिगर एक्सपोर्ट रेवेन्यूज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव नहीं किया जा सकता। लेकिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इंडस्ट्रियलाइजेशन जियोग्राफिकली काफी लिमिटेड है। यहाँ वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग का 2/3 सिर्फ 5 नेशन से आता है, जो साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, मोरक्को, अल्जीरिया और नाइजीरिया है। ऊपर से कोविड-19 पैंडेमिक, ग्लोबल रिसेशन और यूक्रेन में चल रहे वॉर के चलते अफ्रीका के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की अपॉर्चुनिटी भी घटती हुई नजर आ रही है। इस लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का असर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ता है। इसकी कमी भी अफ्रीका के लिए एक मेजर चैलेंज है। दोस्तों, चाहे एनर्जी हो या रोड और रेल ट्रांसपोर्टेशन या फिर वाटर जैसी बेसिक एमिनिटीज, अफ्रीका इन की इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बाकी दुनिया से पीछे रह गया है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम यहाँ काफी इंटेंस है, क्योंकि आज भी अफ्रीका के ज्यादातर इलाकों में ग्रिड कनेक्शन मौजूद नहीं है। हाउस होल्ड्स और बिजनेसेस दोनों के लिए अपने डेली एक्टिविटीज कंटिन्यू करना काफी महंगा पड़ जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सब सहारन अफ्रीका में जनरेटर बेस्ड पावर की कीमत ग्रिड पावर के कंपेरिजन में 3 से 6 गुना ज्यादा है। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस कर पाते हैं वो भी इसका कम से कम इस्तेमाल करते हैं। 2000 से जीडीपी के शेयर में अफ्रीका का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3.5% पर एनम तक सीमित रह गया है। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के एस्टिमेट के मुताबिक ये 4.5% तक बढ़ना चाहिए, ताकि ये कॉन्टिनेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स क्लोज कर सके। अब कंपैरिजन के तौर पे देखें तो चाइना अपने जीडीपी का 7.7% इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करता है और इंडिया 5.2%। एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो अफ्रीका को 2025 तक अपना एनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डबल करना पड़ेगा, यानी $150 बिलियन। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर कमी के चलते वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में भी रिक्वायर्ड प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। और जहां बाकी दुनिया मून और मार्स पर पहुंच गई है, वहीं आज भी अफ्रीका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की मैट्रिक्स में फंसा हुआ है। लेकिन इन सब फैक्टर्स के बावजूद एक और एस्पेक्ट है जिसे डिस्कस किए बगैर अफ्रीका के करंट अंडर डेवलपमेंट को समझना अधूरा होगा। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका में चल रहे नियो कॉलोनिज्म के बारे में। दोस्तों, अफ्रीका की कॉलोनीज तो इंडिपेंडेंट हो गई थी, लेकिन उनके रिसोर्सेज और लेबर पोटेंशियल को देखते हुए वेल्दियर नेशंस दूसरे तरह के डोमिनेंस के बारे में सोचने लगे। इस न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर को नियो कॉलोनियलिज्म का नाम दिया गया, जिसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर के थ्रू फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स अफ्रीका जैसे लेस डेवलप्ड कंट्रीज को कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करते रहे। न्यू कॉलोनियलिज्म का ये कॉन्सेप्ट दर्शाता है कि कैसे अफ्रीकन कंट्रीज की सोवर्निटी को एक्सटर्नल पॉलिसी इंटरफेरेंस और इकोनॉमिक कंट्रोल से अंडरमाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यू अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन यानी NAFSN प्रोजेक्ट को घाना और मलावी जैसे देशों में हंगर को मिटाने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट और डोनर एड के कॉम्बिनेशन के थ्रू नाफसन लैंड ग्रैबिंग और एग्रीकल्चर कॉरिडोर्स बनाने में लग गई। सब्सिस्टेंस फार्मर्स को डिसपजेस कर उन्हें नाफसन पार्टनर्स के नीड को देखते हुए एग्री बिजनेस की तरफ ढकेला गया। यही नहीं, नाफसन के कुछ पावरफुल बैकर्स हैं, जैसे यूके का डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी UK DFID और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो अपने फाइनेंशियल पावर की बदौलत अफ्रीकन गवर्नमेंट्स को लैंड रिलीजेस के लिए एग्री करने पर मजबूर कर देते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के अलावा आज चाइना एक नया कॉलोनियल पावर बनके सामने आया है। लगभग 10 सालों से चाइना ने अफ्रीका के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे US को ओवरकम कर लिया है। वैसे तो केन्या और इथियोपिया सिर्फ 2 ऐसे अफ्रीकन नेशंस थे जो चाइना के $multi-billion इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साइन किए थे, लेकिन अफ्रीका में चाइना का फुटप्रिंट कंसिस्टेंटली बढ़ता गया है। चाहे रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन हो या कोई स्टेडियम या फिर किसी पोर्ट सिटी का एस्टैब्लिशमेंट, अफ्रीका के मेजॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चाइना का नाम जुड़ा हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादातर चाइनीज लोन्स चाइना के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी वैसे लोन्स देता है क्योंकि उसे पता है कि अफ्रीकन गवर्नमेंट्स इससे रीपे नहीं कर पाएंगे और बदले में चाइना उनको डायरेक्टली कंट्रोल और उन्हें अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर पाएगा। इस टैक्टिक को, जैसा कि हम सब जानते हैं, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं, जिसे चाइना अफ्रीकन कंट्रीज के अलावा दूसरे इकोनॉमिकली वल्नरेबल थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स में भी इस्तेमाल कर रहा है। ज्यादातर मामलों में अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए अफ्रीकन लीडर्स अपने देश के डेवलपमेंट और उनके सिटीजन्स के वेलबींग के बारे में ना सोचते हुए फॉरेन फंड्स के साथ जुड़ जाते हैं। इस अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप का शिकार हर वक्त अफ्रीकन स्टेट्स को बनना पड़ता है, जो ना ही कोई प्रॉफिट एंजॉय कर पाते हैं और ना ही डेवलपमेंट। ऐसे में दुनिया के बदलते जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को देखते हुए सवाल ये उठता है कि क्या आखिर अफ्रीका अपने तकदीर को बदल पाएगा।
दोस्तों यूएन एस्टिमेट्स ही बताते हैं कि बढ़ते पॉपुलेशन के साथ साथ अफ्रीका में रैपिड अर्बन ग्रोथ और हाई अर्बन पॉवर्टी और दूसरे सोशल प्रॉब्लम भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कुछ डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट का कहना है कि पॉवर्टी रिडक्शन के लिए अफ्रीका को एशिया के कुछ कंट्रीज का एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए जो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करने लगे। 20वीं सेंचुरी में जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, मलेशिया और चाइना जैसी कंट्रीज अपने लो लेबर कॉस्ट को यूटिलाइज करते हुए वर्ल्ड मार्केट के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब्स बन गए। लेकिन सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अफ्रीका की क्राइसिस को एंड नहीं किया जा सकता है। यूएन हैबिटेट के मुताबिक अगर अफ्रीकन सिटीज को प्रॉस्पर करना है और अपने नेशनल डेवलपमेंट को बूस्ट करना है तो उन्हें सेफ बनना पड़ेगा। वाइड स्प्रेड इनसिक्योरिटी और परपेचुअल इंस्टेबिलिटी और वायलेंस के चलते इस रीजन में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है और बिना इन्वेस्टमेंट के हम जानते हैं कि कोई भी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, चाहे वो एजुकेशन हो या हाउसिंग या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा ग्रीनर सॉल्यूशंस, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशंस, वल्नरेबिलिटी रिडक्शन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी अफ्रीकन डेवलपमेंट के क्रूशियल एस्पेक्ट्स हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन अफ्रीका के ऊपर। इस मुद्दे पे आपके और क्या पर्सपेक्टिव्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। और जैसे हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। एंड द क्वेश्चन इज, कैन अफ्रीका इमर्ज आउट ऑफ द शैडो ऑफ नियो कॉलोनियलिज्म टू एड्रेस इट्स डेवलपमेंटल वीकनेसेस? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।